नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज की आज चौथी क्लास है। पहला करंट अफेयर्स देखते हैं ऑस्कर को लेकर। तो इस बार जो 97वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुई थी, उसकी जो मेन फिल्म है कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, अनोरा। तो ये याद रखना है, इसे सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते थे। तो नाम इसका याद रखना है, नाम है अनोरा। उसके बाद है कहाँ पे होता है ऑस्कर वाला जो सम्मेलन है, तो लॉस एंजल्स जिसे हम कहते हैं हॉलीवुड, वहाँ पे इसका जो सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आ सकता है पेपर में, और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं उनका नाम है सीन बेकर। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये फिल्म है तो इसे किसी ने सीन किया होगा, तो सीन बेकर। उसके बाद अभिनेत्री है मिकी मेडिसन, ये भी है अनोरा फिल्म की ही। अभिनेता जो मिला है, अभिनेता को जो सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर वो मिला है एंड्रियन ब्रांडी को, और ये मिला है द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो फीचर फिल्म है वो है आई एम स्टिल हियर, जो है ब्राज़ील की। तो इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट ऑस्कर से क्वेश्चन आ सकते हैं वो इन्हीं में से आएंगे। अब भारत के बारे में पूछा जा सकता है, तो भारत की आधिकारिक जो प्रविष्टि थी, मतलब जो फिल्म गई थी यहाँ पे, वो थी 2025 के लिए लापता लेडीज़, पर उसे लास्ट में जो नामांकन है वो नहीं कुछ मिला, मतलब कोई पुरस्कार नहीं मिल पाया। अब कुछ चर्चित व्यक्ति देखते हैं। पहला है भूषण कृष्ण रामकृष्ण गवई, जो भारत के क्या हैं 52 में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इम्पोर्टेंट है, भूषण रामकृष्ण गवई, गवई से याद रख सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद है कि डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला अमेरिकी मेडिसिन एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो अमेरिका में जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, भारतीय मूल के श्रीनिवास मुक्कमाला। तो इनका नाम याद रखना है। इसके बाद है पार्वती तिर्की, ये साहित्य के लिए युवा पुरस्कार अकादमी मिला है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है, पार्वती तिर्की को। तो ये याद रखना है। तो 3 नाम हो गए। सबसे पहला है गवई, गवई कौन से बने हैं, 52 में न्यायाधीश बने हैं। 52 में वैसे संविधान संशोधन भी फेमस रहता है संविधान में, तो उससे ऐसे नंबर याद कर सकते हैं। इसके बाद है जो मेडिकल के लिए मिला है, मतलब जो एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं श्रीनिवास मुक्कमाला, और पार्वती तिर्की साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो ये याद रखने हैं। इसके बाद खेल से जुड़े, तो आईपीएल का इस बार कौन जीता था, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेंगलुरु आरसीबी पहली बार चूँकि आईपीएल जीती है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है। किसे हराया था, तो पंजाब किंग्स को हराया था। कहाँ पे हुआ था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि कौन सा माह सम्मेलन था, 18वां, मतलब जो सीजन था 18वां, और जीता किसने, आरसीबी ने है, और उपविजेता कौन था, पंजाब किंग्स था। इसके बाद अगला देखें कि टेस्ट जो चैम्पियनशिप है WTC, अब ये भी जैसे आरसीबी आईपीएल में पहली बार जीती है, वैसे ही क्या है जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें पहली बार विजेता बनी है दक्षिण अफ्रीका की टीम। तो साउथ अफ्रीका पहली बार खिताब जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हराया किसे है, ऑस्ट्रेलिया को। तो टेस्ट चैम्पियनशिप में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इसके बाद आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। तो जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है वो दुबई में जो है 9 मार्च को दुबई में फाइनल मुकाबले में भारत ने किसे हराया था, न्यूजीलैंड को था। तो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। ऐसे ही इसमें जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप था, ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप है महिला वाला। तो महिला में विजेता कौन था, भारत लगातार दूसरी बार विजेता बना है, तो दोनों में भारत जीता है। ये कहाँ खेला गया था, तो ये कुआलालंपुर में खेला गया था। तो ये याद रखने हैं इनके फैक्ट। इसके बाद है अगला जो है वो है राष्ट्रीय खेल 2025। राष्ट्रीय खेल जो नेशनल होते हैं वो उत्तराखंड में हुए हैं। इसका जो कौन से में है और कैसा है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे 38 में ये खेल है, राष्ट्रीय खेल कौन से, 38 में उत्तराखंड में हुए हैं, तो ये याद रखना है। इसके बाद है उत्तराखंड में सेना की टीम ने सर्वाधिक पदक जीतकर राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी अपने नाम की है। तो सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, सेना ने। ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तराखंड में सेना काफ़ी एक्टिव रहती है वहाँ पे, तो सेना ने कहाँ पे जीता, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पदक है। उसके बाद तो आयोजक राज्य कौन सा, उत्तराखंड है। इसके बाद इसका जो शुभांकर है, जो चित्र वाला होता है, वो है मौली। मौली क्या है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल से मतलब बनाया गया है, तो मौली याद रख सकते हैं, शुभांकर। इसके बाद अगला जो आयोजन है 39 वाला आयोजन, वो पूछा जा सकता है 2027 में कहाँ होगा, तो उत्तराखंड के बाद अगला जो है वो है मेघालय में। तो ये भी याद रखना है, मेघालय में होगा।
तो सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? सेना ने। इसके बाद अगर देखें तो महाराष्ट्र, जो राज्य वाइज देखें तो महाराष्ट्र का नाम आएगा, हरियाणा का नाम, उत्तराखंड का नाम है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन से थे? सर्वश्रेष्ठ हैं वो हैं श्री हरि नटराज, तैराकी के लिए कर्नाटक के। तो श्री हरि नटराज हैं, वो कहाँ के? अब नटराज देख के लगेगा ये नाम कहाँ है? साउथ इंडिया का है। तो नटराज वाले ये कर्नाटक के हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट है। महिला में देखें तो जो धनेन्द्री दे सिंधु हैं, ये भी तैराकी के लिए ही हैं, ये भी कर्नाटक से हैं, तो ये याद रखने हैं। तो अगर पूछा जाए कि कुल पदक में कौन है? महाराष्ट्र है कुल पदक में। महाराष्ट्र जो है सेना से आगे था, लेकिन रैंकिंग का निर्धारण स्वर्ण पदक से होता है। तो स्वर्ण पदक किसके पास है? सेना के पास ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं, जैसे 68 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? सेना ने जीते हैं, जबकि महाराष्ट्र के पास टोटल पदक ज़्यादा हैं पर स्वर्ण पदक कितने हैं? 54 हैं। तो ये याद रखना है। इसके बाद खेलो इंडिया युवा खेल 2025, ये कौन से हैं? युवा, वो इंडिया वाले खेलते हैं, ये खेलो इंडिया युवा खेल हैं। अब ये कहाँ हुए हैं? बिहार में। और मेजर ध्यानचंद 2 न्यूज़ देखते हैं। तो खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ? बिहार में आयोजित हुए हैं मई में। तो ये है, महाराष्ट्र ने लगातार तीसरी बार ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। तो महाराष्ट्र यहाँ पे भी टॉप पे रहा है। इसके बाद देखें, आयोजक बिहार था। कहाँ पे हुआ है? बिहार में, जो पटना राजगीर वाला एरिया है। शुभंकर क्या था? यहाँ का गज सिंह है, गज सिंह, ये भी याद रखना है। तो 158 जीत के महाराष्ट्र को हमें टॉप पे याद रखना है। महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश जो है वो 7वें नंबर पे रहा है, जो कि पीसीएस में आ सकता। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग टॉप 3 में थी, टॉप 5 में थी, नहीं, टॉप 10 में थे 7वीं रैंकिंग के साथ। इसके बाद बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। तो खेल के लिए सबसे सर्वोच्च भारत में सम्मान है मेजर ध्यानचंद का। 4 खिलाड़ियों को मिला है। मनु भाकर शूटिंग, अब ये चारों के चारों नाम आ सकते हैं। मनु भाकर को मिला है शूटिंग के लिए, डी गुकेश को मिला है शतरंज के लिए, प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए, और हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी के लिए, जो अपने कप्तान भी रहे। तो ये चारों याद रखने हैं नाम, मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। तो चारों ये नाम याद रखने हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार ये किसी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किया जाता है, उसके लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद देखें, अगला उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ न्यूज़ देखते हैं कि मुख्य अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश अब तक का सबसे बड़ा बजट इस बार पेश किया था उत्तर प्रदेश में। तो बजट जो था वो लगभग 8,08,000 करोड़ का था। तो सबसे बड़ा बजट अगर पूछा जाए। इसके बाद इसका घाटा कितना था बजट का? तो 2.97 2.97% है वो राजकोषीय घाटा रहा है, ये पूछा जा सकता है। और 8 लाख करोड़ का ही बजट था और 8वां ही बजट था योगी सरकार का लगातार। तो ये वाली 2-3 फैक्ट याद रखने हैं इसमें। तो राजकोषीय घाटा देख लिया, ये देख लिया। इसके बाद जो औसत वृद्धि दर है राष्ट्रीय औसत से 9.6% अधिक रही है। तो ये है, क्यों, कितनी है यहाँ से? अगर इससे अधिक है तो 11.6% है जो वृद्धि उत्तर प्रदेश की रही है, GSDP जो स्टेट का डेवलपमेंट है। उसके बाद देखें, अगर कुल बजट का 22% जो है बुनियादी ढांचे पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर खर्च किया गया है। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे ये हम बाद में अलग से भी देखेंगे, अभी इनके जो मेन फैक्ट हैं वो कवर करने हैं। ये जैसे पूछा जाएगा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस में खर्च किया गया है? तो किया गया है बुनियादी ढांचे में। फिर उसके बाद शिक्षा में देखें 13% शिक्षा में खर्च किया गया है और 11% कृषि में किया गया है। तो ये देखना है। इसके बाद पूर्वोत्तर से संबंधित कुछ राज्यों के बारे में देखें, जैसे सिक्किम के बारे में। तो भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बना है सिक्किम में। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लो सिक्किम में एक गाँव है, एक क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा इंटरनेट की सुविधा है, सारी सुविधाएँ हैं जो हाईटेक टेक्नोलॉजी होती। अब किसी व्यक्ति को ऑफिस चलाना है जो कंप्यूटर से ही चल सकता है या नेट से चल सकता है, तो वो यहाँ पे जाके आराम से रह सकता है, सारी हाई स्पीड नेट वगैरह मिलेंगे। तो यही है डिजिटल नोमैड विलेज। तो 15 जुलाई को सिक्किम के पाक्योंग जिले में भारत का पहला आधिकारिक डिजिटल नोमैड विलेज का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे है? तो पाक्योंग, ऐसे याद कर सकते हैं इसे पार्क से।
तो पाक्योंग जिला सिक्किम में है। तो ये एक ऐसा स्थायी समुदाय संचालित केंद्र है, या पेशेवर जो डिजिटल लोग हैं, इंटरनेट की मदद से काम करते हैं, वो यहाँ पे आके आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब अगर देखें ज्योग्राफी पाक्योंग की, तो यहाँ राज्य का एकमात्र जो हवाई अड्डा है सिक्किम का, वो भी यहीं स्थित है, तो ये याद रख सकते हैं। अब इकोनॉमी में देखें तो ये गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर को बढ़ावा देगा, तो ये लोग कहीं पे भी जाके कंप्यूटर से काम कर सकते हैं, तो इसको ये बढ़ावा देगा, तो ये याद रखना है। अगला है GDDP, मतलब सकल जो ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो सकल जिला घरेलू उत्पाद 23-24 और उत्तर प्रदेश के नए GI टैग्स। तो दो न्यूज़ देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा 2023-24 के लिए जो राष्ट्रीय जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर, कहाँ पे है गौतम बुद्ध नगर, तो याद रखना है पश्चिम में बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश के ये एरिया दिल्ली के आसपास वाला गौतम बुद्ध नगर है आसपास का। तो गौतम बुद्ध नगर राज्य की अर्थव्यवस्था में 10.30, तो मतलब 10% हिस्सेदारी देता है केवल गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि यहीं पे क्या आता है गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, और नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र में जाना जाता है। तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 10% के आसपास हिस्सेदारी देता है, जबकि श्रावस्ती सबसे लास्ट है। श्रावस्ती का कितना है, 0% के आसपास है, तो श्रावस्ती ऊपर की तरफ है, तो इसमें श्रावस्ती सबसे लास्ट रहेगा, गौतम बुद्ध नगर टॉप पे रहेगा, तो याद रखना। अब टॉप अगर 5 जिले पूछ लिए जाए, हो सकता है 5 पूछे, तो नोएडा के बाद राजधानी आ जाएगा लखनऊ, और फिर नोएडा के आसपास कौन सा है, गाजियाबाद वाला एरिया, फिर आगरा है, आगरा के बाद कानपुर है। अब यहाँ पे जो कंफ्यूज हो सकता है वो हो सकता है आगरा और कानपुर में, कानपुर से आगे आगरा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतिम में देखें तो एक ही याद रख सकते हैं, श्रावस्ती सबसे लास्ट में है, तो ये याद रखना। अगला है उत्तर प्रदेश में नए GI टैग, तो 15 अप्रैल को बनारसी और शहनाई, और बनारसी मतलब बनारस की जो शहनाई है और वहाँ का तबला है वो GI टैग दिया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 77 GI टैग हो चुके हैं, और जो अपडेट होंगे वो हम आगे देखेंगे इसमें। इसके बाद है GI टैग किसे, शहनाई और तबला के लिए। UPI में मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक GI टैग वाला उत्तर प्रदेश क्या है, राज्य। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है तमिलनाडु, तो इम्पोर्टेंट है ये। अब हमने जब रामसर साइट्स पढ़ी थी, तो रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो तमिलनाडु में है 20, और ये क्या है GI टैग। GI टैग कहाँ पे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जो GI टैग वाला उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा GI टैग, उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा GI टैग है, तो वाराणसी में अकेले 32 GI टैग यहीं मिल गए हैं, तो ये है। इसके बाद देखें अगर, तो GI टैग के लिए जो अधिनियम आया हुआ है वो 1999 का GI टैग के लिए अधिनियम आया हुआ है, तो याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करें तो आगरा कानपुर से आगे निकल चुका है, ये हमें याद रखना है। अब है यूनेस्को, लखनऊ जो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी और बिहार में मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली। दो न्यूज़ देखेंगे हम इसमें। तो लखनऊ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, तो लखनऊ जो है वो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी के लिए नामित हुई है, क्योंकि यहाँ पे उनके जो अवध के व्यंजन वगैरह हैं, जो खाने पीने की चीज़ें, तो अवध जो एरिया रहा है हमेशा नवाबों का एरिया रहा है, तो यहाँ पे जो अवध वाले एरिया के व्यंजन फेमस हैं, तो उन्हीं को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत शामिल किया जाने के लिए नामित किया है अभी। तो किस क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो खाने पीने के लिए अवध के व्यंजन, इसे ही कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। तो पाक कला, मतलब पाक का मतलब क्या है यहाँ पे, खाने पीने वाला, तो गैस्ट्रोनॉमी के लिए है। तो लखनऊ नामित हुआ है। श्रेणी याद रखना है। प्रसिद्ध व्यंजन तो यहाँ के कौन से हैं, तो ये कबाब वगैरह ये सब चीज़ें हैं। अब UCCN में शामिल अन्य शहर कौन कौन से हैं इसमें श्रेणी में जो है क्रिएटिव वाले में, तो वाराणसी, श्रीनगर शिल्प और लोक कला के लिए, चेन्नई संगीत के लिए, मुंबई फिल्म के लिए, ऐसे ही है। हैदराबाद पहले से गैस्ट्रोनॉमी में है पहले से, तो ये याद रखना है। अब UCCN जो ये श्रेणी है क्रिएटिव, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला जो न्यूज़ है हमारा वो है बिहार में मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली। बिहार में चूँकि चुनाव आ रहे हैं, तो बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है, और ऐसा करने वाला चूँकि पहला राज्य बन जाएगा, तो वैसे ही करंट अफेयर्स बन जाएगा, पहला राज्य जिसने नगर निकाय के चुनाव में इसे लागू किया है। तो चूंकि ये राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है ना, तो राज्य निर्वाचन आयोग तो चुनाव दो ही कराता है, नगर निगम वाले और पंचायत वाले, तो ये याद रखना है।
उसके बाद है पहला राज्य है चूंकि ये, इससे क्या हो जाएगा, अगर मोबाइल आधारित हो जाएगा तो जो प्रवासी श्रमिक हैं, दिव्यांगजन हैं, ये सारे लोग दूर से ही मोबाइल से वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये याद रखना है। ये जो ऐप विकास किया है सीडैक ने किया है, जो भारत की संस्था है सीडैक, तो ये याद रखना। इसमें रिमोट वोटिंग में क्या होगा, चुनाव आयोग भी राष्ट्रीय स्तर पर इसे काम करने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि लोग दूर से वोट दे सकें, तो ये याद रखना है। अगला है योजना वगैरह कुछ देखते हैं। तो पहला है स्वच्छ भारत, मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण। अब जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आती है तो हमारे जहन में दो नाम आते हैं, एक है इंदौर वाला एरिया, दूसरा है सूरत, यही आते हैं। पर इस बार क्या हुआ है, अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर बना है, जो कि एक अलग है, मतलब इंदौर और गुजरात, मतलब सूरत वाला एरिया है, इन दोनों से अलग अहमदाबाद बना है सबसे स्वच्छ शहर, तो याद रखना। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान है भोपाल को, 10 लाख से अधिक श्रेणी वाले जो शहर हैं उसमें अहमदाबाद तो गुजरात में ही, उसके बाद भोपाल, और भोपाल के बाद 10 लाख से अवध में तीसरी श्रेणी में स्थान है लखनऊ का। तो लखनऊ चूँकि उत्तर प्रदेश PCS में ये आ सकता है कि लखनऊ को पहला स्थान मिला है, टॉप 5 में है, तो टॉप 3 में ही है लखनऊ, तो ये याद रखना है यहाँ पे। अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद लखनऊ, की तीनों ही टॉप याद रखने हैं। इसके बाद बात करें अन्य श्रेणियों में, ये तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले हो गए। अन्य श्रेणियों की बात करें मतलब 10 लाख से कम लेकिन 3 लाख से अधिक आबादी वाले में, तो यहाँ पे जो एरिया है मीरा भायंदर करके महाराष्ट्र में ये शीर्ष पर है। पर जो इम्पोर्टेंट है वो है बेस्ट गंगा टाउन किसे मिला है, तो बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज को मिला है, क्योंकि अभी कुंभ मेला भी हुआ था इस साल, तो बेस्ट प्रयागराज जो है बेस्ट गंगा टाउन में है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वाराणसी दे सकता है ऑप्शन में, या कोई और शहर से कंफ्यूज करेगा। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड, मतलब कैंट एरिया कौन सा है, सिकंदराबाद है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, तो ये है विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित जो शहर है उसमें गोरखपुर भी है इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद है नोडल मंत्रालय, मतलब ये सर्वेक्षण कौन कराता है, तो सर्वेक्षण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता है। यहाँ पे क्या देगा, स्वच्छता मंत्रालय के तहत, तो ये वाली चीज़ याद रखनी है इसमें। अब स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है ये 2016 में शुरुआत किया गया था, मतलब जो स्वच्छ भारत मिशन है उसी के अंतर्गत ये श्रेणी जो है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है यहाँ पे सूरत से कंफ्यूज हो सकते हैं और इंदौर से, ये बात लिख दी गई है। अगली बात करें इंडिया पोस्ट, भारत के सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है इंडिया पोस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब हम पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं इंडिया पोस्ट की, तो हमेशा ये डाक से ही जाना जाता है, मतलब जो चिट्ठी भेजने वाला होता है। पर अब इंडिया पोस्ट है वो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क है, मतलब ये बड़े बड़े कुरियर वाले सामान हैं जैसे फ्लिपकार्ट और ये सब पे आते, उनमें भी सबसे टॉप पे रहा है ये लॉजिस्टिक्स के लिए, तो ये याद रखना है। अब ये आगे बढ़ गया है, तो पारंपरिक लॉजिस्टिक्स से अब आगे बढ़ के ये ई-कॉमर्स, डिलीवरी, डोर स्टेप बैंकिंग, इन सब के लिए भी ये आया है। इसके बाद देखें मंत्रालय, इंडिया पोस्ट संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग का हिस्सा है, किसके अंतर्गत, संचार मंत्रालय के अंतर्गत है। अब देखें थोड़ा पॉलिटी से जो क्वेश्चन है, तो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध क्या हुआ है, पद से हटाने की प्रक्रिया चली। अब इनके बारे में हम जानते हैं, इनके घर पे क्या है, पैसे मिले थे बोरी में भर के जो जलाए गए थे, तो इसी वजह से इनके खिलाफ क्या है, हटाने का प्रस्ताव आया है। तो उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नाम पूछा जा सकता है यशवंत वर्मा के लिए। अब मैंने की प्रक्रिया क्या है, तो प्रस्ताव कभी भी जब हाईकोर्ट के जज को हटाने का आएगा तो लोकसभा में 100 सांसद सदस्य और राज्यसभा के 50, या तो लोकसभा के 100 लेके आए या राज्यसभा के 50, तब प्रस्ताव प्रारंभ होगा। जब प्रस्ताव प्रारंभ हो जाएगा तो जांच समिति बनेगी। प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया जाता है अध्यक्ष या सभापति के द्वारा तो 3 सदस्यीय, इंपॉर्टेंट है, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 1 न्यायाधीश और किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और कोई न्यायविद। एक कौन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कोई होगा, एक हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश और एक कोई अन्य जो न्यायिक काम से जुड़ा व्यक्ति हो। इन तीनों के अंतर्गत
एक जांच बनेगी। संसदीय मतदान जांच में दोषी पाए जाने के बाद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से पारित होगा और राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद संवैधानिक आधार क्या है, तो अनुच्छेद 124 का 4 क्लॉज क्या कहता है, 124 का 4 की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है 124। इसके बाद है हटाने का आधार क्या है, केवल 2 आधार दिए गए, सिद्ध कदाचार मिसबिहेवियर या अक्षमता इनकैपेसिटी। तो अगर कदाचार किया है, कोई बिहेवियर गलत किया है, कैपेसिटी अक्षमता है, तब इन्हें हटाया जा सकता है। अब जो कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन में वो होगा संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। संविधान में जब बात करते हैं महाभियोग की, अभी हाईकोर्ट के जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा रहा है ऐसा कहा जाए, ये शब्द संविधान में दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। महाभियोग का शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए, न्यायाधीश के लिए पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये आज का हमारा हुआ। अगले वीडियो में हम 5वीं सीरीज में अगला देखेंगे इससे आगे का।